और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये सब्जेक्टिव किताब है, थ्योरी किताब है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है आपका वन लाइनर जो दिया गया एक उसको हम लोग पढ़े यहाँ पर। तो आज हम लोग जो है आपका मध्यकालीन बिहार के बारे में जो पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार का मुगल काल में बिहार। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा मुगल काल में बिहार। इससे पहले हम लोग अफगान राज जो कि आपका शेर शाह के बारे में पढ़ा था। तो आपको जो है प्राचीन काल से लेकर मध्य काल का जितना भी टॉपिक कंप्लीट करा दिया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका मुगल काल में भी। ठीक है, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खान को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। बाबर ने अपनी जीवनी तुजुक बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। तो बाबर ने अपनी जीवनी तुजुक बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। 1531 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया और बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत तब प्रारंभ हुआ जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरा सराय में अफगानों को पराजित कर दिया। तो 1531 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया और बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत तब प्रारंभ हुआ जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरा सराय में अफगानों को पराजित कर दिया। ठीक है, 12 मार्च 1576 को टोडरमल मुजफ्फर खां, तो 12 मार्च 1576 को टोडरमल मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद को पराजित किया तथा बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो 12 मार्च 1576 को टोडरमल मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खां को ने मिलकर दाऊद को पराजित किया तथा बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शेर शाह के बाद बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उनमें ताज का करामानी, सुलेमान खां एवं दाऊद खां करामानी के नाम शामिल है। तो शेर शाह के बाद बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा उनमें ताज खां करामानी, सुलेमान खां एवं दाऊद खां करामानी के नाम शामिल है। इन शासकों ने 1580 तक बिहार पर अपना कब्जा जमाए रखा था। ठीक है, बिहार के क्षेत्र में मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय यहाँ के शासक दाऊद खां था। तो बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक दाऊद खां था। हल्दी घाटी गत 1576 में महाराणा प्रताप, मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। लगभग 1580 के आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया तथा खानम मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। तो लगभग 1580 के आसपास मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को जो है मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बना दिया तथा खानम मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, अकबर कालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिन्होंने 1587 से 94 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। तो अकबर कालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिन्होंने 1587 94 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। मान सिंह ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था। तो मान सिंह ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था। मान सिंह के बाद सईद खान 1594-98 के तक मुगल प्रांतपति बना रहा। तो मान सिंह के बाद सईद खान 1594-98 तक मुगल प्रांतपति बना रहा। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। खान आजम मिर्जा अजीज कोका का बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो खान आजम मिर्जा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में बिहार सलीम जहांगीर के विद्रोह से मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। इस समय असद खान को बिहार के गवर्नर के पद से हटाकर आसफ खान को इस पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अकबर कालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिन्होंने 1587 से 94 के बीच बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ प्रदान किया। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। तो मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। मान सिंह के बाद सईद खान 1594-98 तक मुगल प्रांतपति बना रहा। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। तो अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया, खान आजम मिर्जा अजीज कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, और अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में बिहार सलीम जहांगीर के विद्रोह से मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। इस समय असद खान को बिहार के गवर्नर के पद से हटाकर आसफ खान को इस पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अकबर कालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार। तो अकबर के समय में जो आपके प्रमुख सूबेदार कौन थे, तो खानम मुनीम खां, राजा मान सिंह, सईद खान, मुजफ्फर खान, खान आजम मिर्जा अजीज कोका और आपका जो असद खान। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण सूबेदार थे अकबर के समय में। तो सबसे पहले खानम मुनीम खां, राजा मान सिंह, सईद खान, मुजफ्फर खान, खान आजम मिर्जा अजीज कोका और आपके असद खान। ठीक है, ये आपके अकबर कालीन सूबेदार थे बिहार के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जहांगीर
तो जहांगीर 1605 से लेके 1627, तो जहांगीर का समय 1605 से लेके 1627 तक था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लाल बेग और बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार प्रांतपति नियुक्त किया था। ठीक है, तो मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लाल बेग और बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार प्रांतपति नियुक्त किया था। बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया तथा दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया था। तो राजा बाज बहादुर ने जो आपका दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया था। यह सराय नेहरू निशा नूर जहां के बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में यहाँ उसके रुकने के लिए निर्मित की गई थी। ठीक है, बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खां की उपाधि दी थी तथा 1607 में बंगाल का गवर्नर बना दिया था। तो बाज बहादुर को जहांगीर ने कुली खां की उपाधि दी तथा 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद इस्लाम खान बिहार का सूबेदार बना। ठीक है, इसके बाद आपका जो इस्लाम खान बिहार का सूबेदार बना। आपका बाज बहादुर के बाद अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान या अफजल खान 1608 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना। तो अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान या अफजल खान 1608 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना, जिसने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था। ठीक है, तो अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान या अफजल खान 1608 में बिहार का सूबेदार बना, जिसने कुतुब नामक एक फकीर के विद्रोह को दबा दिया था। अफजल खां की 1613 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो अफजल खां की 1613 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नूरजहां के भाई इब्राहिम खां काकर को 1615 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो नूरजहां के भाई इब्राहिम खां काकर को 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, इब्राहिम खां काकर द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 ईस्वी में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और इसमें अकबरकालीन संबंधित मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं। तो आपका जो है इब्राहिम खां काकर द्वारा पटना के समीप मनेर में 1616 ईस्वी में निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में जो है मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और इसमें अकबरकालीन समन्वित मुगल शैली के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। जहांगीर के समय 1621 ईस्वी में शाहजादा परवेज बिहार का सूबेदार या प्रांतपति गवर्नर बनने वाला पहला राजकुमार था। इसके बाद यह पद केवल राजकुमार को ही दिया जाने लगा। तो जहांगीर के समय 1621 ईस्वी में शाहजादा परवेज बिहार का सूबेदार या प्रांतपति गवर्नर बनने वाला पहला राजकुमार था। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। शाहजादा खुर्रम शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना, रोहतास इत्यादि क्षेत्र शाहजादा परवेज से 1622-24 के दौरान छीन लिया तथा खाने दुर्रान बैरम बेग को बिहार का सुधार किया। तो शाहजादा खुर्रम शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके पटना, रोहतास इत्यादि क्षेत्र शाहजादा परवेज से 1622 से 24 के दौरान छीन लिया तथा खाने दुरान बैरम बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार मिर्जा रुस्तम सफावी। तो जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार मिर्जा रुस्तम सफावी 1626 से 27 था। इसके बाद क्रमशः खान आलम मिर्जा सैफ खान बिहार में सूबेदार नियुक्त हुआ। ठीक है, मिर्जा सैफ खान ने 1628-29 में पटना में एक मदरसे का निर्माण किया, जिससे वर्तमान में भी सैफ खान का मदरसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके जहांगीर कालीन बिहार के सूबेदार थे। तो आपके 1605 में बने बाज बहादुर, जिसका नाम लाल बेग भी था। 1607 में इस्लाम खान, 1608 में आपका अफजल खान, अब्दुल रहमान, 1613 में आपका जफर खान, 1615 में इब्राहिम खान काकर, 1617 में आपका कुली खान द्वितीय, 18 में आपका 1618 में मुकरब खान, 1621 में आपका बिहार का सूबेदार बना कौन, शाहजादा परवेज, और 1622 में आपका खाने दुरान बैरम बेग सूबेदार बना, और 1626 में मिर्जा रुस्तम सफावी, 1627 में खाने आलम, और 1628 में आपका सैफ खान जो कि आपका सूबेदार बना बिहार का। ठीक है, तो ये आपका जहांगीर के समय में बिहार का सूबेदार था। तो बाज बहादुर लाल बेग 1605 में बिहार का सूबेदार बना, इस्लाम खान 1607 में बिहार का सूबेदार बना, अफजल खान या फिर अब्दुल रहमान 1608 में, जफर खान 1613 में, इब्राहिम खान काका 1615 में, कुली खान द्वितीय 1617 में, मुकर्रम खान 1618 में, शाहजादा परवेज 1621 में, खाने दुरान बैरम बेग 1622 में, मिर्जा रुस्तम सफावी 1626 में, खाने आलम 1627 में, और सैफ खान का 1628 में। ठीक है, शाहजादा ने आपका शाहजहां, तो नेक्स्ट आपको पढ़ते आपका शाहजहां के बारे में 1628 से लेकर 1658 के बीच में। तो नेक्स्ट आपका जो है शाहजहां का शासनकाल 1628 से लेकर 1658 तक था।
तो मुगल शासक शाहजहां ने अपने शासनकाल में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो मुगल शासक जहां शाहजहां ने अपने शासनकाल में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को 1632 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फिरोज जंग भोजपुर के उज्जैनीय शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया तथा उसके राज को मुगल साम्राज्य के अधीन किया। ठीक है, तो फिरोज जंग भोजपुर के उज्जैनीय शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाया तथा उसके राज को मुगल साम्राज्य के अधीन बनाया। ठीक है, अब्दुल्ला खान के बाद शाहजहां ने मुमताज महल के भाई शाइस्ता खान को 1639 से लेकर 1643 तक बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो अब्दुल्ला खान के बाद शाहजहां ने मुमताज महल के भाई शाइस्ता खान को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जो कि 1639 से लेकर 1643 तक था। इसके बाद आजम खान, जफर खान, जुल्फिकार खान। तो इसके बाद आपका जो बिहार का सूबेदार कौन बना? तो आजम खान, जफर खान और जुल्फिकार खान, जिसका शासनकाल 1656 से लेकर 57 बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है, शहजादा दारा के कहने पर शाहजहां ने 1657 में अलीवर्दी खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने शाहजहां की बीमारी पर शहजादा शुजा का साथ देने लगा था। ठीक है, तो शहजादा दारा के कहने पर शाहजहां ने 1657 ईस्वी में अलीवर्दी खान को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, और जिसने जो आपका शाहजहां की बीमारी के समय शहजादा शुजा का साथ देने लगा था। ठीक है, शहजादा सुलेमान सिको एवं मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने शहजादा शुजा को पराजित किया, लेकिन सामूहिक के युद्ध में औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित कर शहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया। ठीक है, तो शहजादा सुलेमान सिको एवं मिर्जा राजा जय सिंह के जो है नेतृत्व में शाही सेना ने शहजादा शुजा को पराजित किया, लेकिन सामूहिक के युद्ध में औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित करके शहजादा शुजा को बिहार सौंप दिया। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल काल में भारत में शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्वर्ण युग माना है। ठीक है, तो डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्वर्ण युग माना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेके 1707 तक था। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खान कुरैशी 1659 से लेकर 64 को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खान कुरैशी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब के समय गया जिले में दाऊद नगर, वर्तमान में औरंगाबाद जिला नामक शहर बसाया था तथा पटना में दारुल अदर कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण कराया। ठीक है, तो औरंगजेब के समय में गया जिले में दाऊद खान कुरैशी ने दाऊद नगर, वर्तमान में जो है आपका औरंगाबाद जिला नामक शहर बसाया तथा पटना में दारुल अदल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण कराया। दाऊद खान के बाद 1665 ईस्वी में लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना। तो दाऊद खान के बाद 1665 में लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना। इसी समय बिहार में ब्रिटिश यात्री बर्नियर आया। जिसने पटना को भारत का सबसे बड़े शहरों में एक माना था। इसी दौरान बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, जिसका उल्लेख ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल एवं डच यात्री डी ग्राफी ने किया है। तो इसी दौरान आपका जो है औरंगजेब के काल में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, जिसका उल्लेख ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल एवं जो है आपका डी ग्राफी ने किया है, डच यात्री डी ग्राफी ने किया है। औरंगजेब के तीसरे पुत्र शाहजादा आजम। तो औरंगजेब के तीसरे पुत्र शाहजादा आजम को 1677 में कुछ समय के लिए बिहार की सूबेदारी मिली तथा उसके बाद मिर्जा फकीरुल्लाह एवं उर्फ सैफ खां बिहार का सूबेदार बना, जिसके शासनकाल में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री लूटी गई थी। ठीक है, तो औरंगजेब के तीसरे पुत्र शाहजादा आजम को 1677 ईस्वी में कुछ समय के लिए बिहार की सूबेदारी मिली तथा उसके बाद मिर्जा फकीरुल्लाह उर्फ सैफ खां बिहार का सूबेदार बना, जिसके शासनकाल में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री लूटी गई थी। औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पौत्र शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पोता ठीक है शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण करा, इसका नया नाम अजीमाबाद रखा। तो अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण करा, इसका नया नाम अजीमाबाद रखा। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह ने शाहजादा अजीम उस खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फरीक सियर को बंगाल में नायाब का प्रदान किया। ठीक है, नायाब का पद प्रदान किया। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह ठीक है बहादुर शाह ने शाहजादा अजीम उस खान को बिहार का जो है सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, और फरीक सियर को बंगाल में नायाब का प्रदान किया। ठीक है,
नायब का पद प्रदान किया। फर्रुख सियर वापस 1711 में बंगाल से बिहार चला गया। फर्रुख सियर पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी में पटना में 1713 में राज्याभिषेक हुआ था। फर्रुख सियर पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना में 1713 में राज्याभिषेक हुआ। सूबेदार फखरुद्दौला, तो सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर, पलामू एवं जगदीशपुर के उद्वंत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर, पलामू एवं जगदीशपुर के उद्वंत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। फखरुद्दौला ने पटना के ख्वाजा कला में दारुल अदल नामक मस्जिद का निर्माण किया था। तो फखरुद्दौला ने पटना के ख्वाजा कला में दारुल अदल नामक मस्जिद का निर्माण किया। फर्रुख सियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो फर्रुख सियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। फिर भी बंगाल के नवाब ने जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों का प्रत्यक्ष प्रशासन 1733 में ग्रहण किया। तो फिर भी बंगाल के नवाब ने जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों का प्रत्यक्ष प्रशासन 1733 में ग्रहण किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्मरणीय तथ्य एक नजर पड़ते तो बिहार के शासक दाऊद खान ने अकबर के शासनकाल में कर देना बंद कर दिया और इसके लिए अकबर को स्वयं बिहार आना पड़ा। दाऊद खान भाग खड़ा हुआ। ठीक है, मध्यकाल में पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर बिहार में फारसी शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। तो मध्यकाल में पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर बिहार में फारसी शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। बिहार में सूफी संप्रदायों में सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को मिली थी और इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी के संत सरफुद्दीन याहिया मनीरी थे। ठीक है, तो बिहार में सूफी संप्रदायों में सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को मिली थी और इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी के संत सरफुद्दीन याहिया मनीरी था। ठीक है, बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली में। तो बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली में। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से लेकर 28 के बीच अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में स्थित यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। इसमें सजावट की पितराद्वारा शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के बीच अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में स्थित है और यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है और इसमें सजावट की जो है पितराद्वारा शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अजीमुस्तान के पुत्र फर्रुख सियर का जन्म पटना में हुआ था। तो अजीमुस्तान के पुत्र फर्रुख सियर का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बिहार में सिख धर्म। तो सिख धर्म का संबंध बिहार में बहुत पुराना रहा है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर एवं कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। तो सिख धर्म का संबंध बिहार में बहुत पुराना रहा है और गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर एवं कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। ठीक है, गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार भी किया तथा उनके अनेक शिष्य बनाए। ठीक है, सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। वे सासाराम तथा गया से होते हुए पटना पहुंचे थे। पटना प्रवास के दिनों में उन्हें आश्रम की ओर से प्रस्थान करना पड़ा जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। इसलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में छोड़ गए और इससे कुछ समय बाद ही पटना में 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह बने। ठीक है, तो पटना प्रवास के दिनों में उन्हें आश्रम की ओर प्रस्थान करना पड़ा जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को जो है सहायता देनी थी। इसलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में ही छोड़ गए और इसके कुछ समय बाद ही पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह बने। ठीक है, लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बालक गुरु गोविंद सिंह पटना को छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर पटना में पंजाब में आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर गए। तो लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बालक गुरु गोविंद सिंह पटना को छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर पंजाब में आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर गए। गुरु पद ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने अपने मनसद धार्मिक प्रतिनिधि बिहार भेजे। ठीक है, और आगे चलकर इन्होंने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। 1708 ईस्वी में गुरु की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी माता साहिबा देवी की प्रति भी बिहारी सिखों ने काफी सहयोगात्मक रुख रखा है। तो 1708 ईस्वी में गुरु की मृत्यु के उपरांत इनकी पत्नी माता
जो साहिब देवी के प्रति भी बिहारी सिखों ने काफी सहयोगात्मक रूप रखा था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान सिखों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान सिखों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। और 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350वें जन्मोत्सव प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। तो 31 दिसंबर 2016 से लेकर 5 जनवरी 2017 तक बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह की 350वें जन्म महोत्सव प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आधुनिक बिहार है, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज की बात बताएं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मध्यकालीन बिहार खत्म हो गया, कल से हमारा मॉडर्न बिहार स्टार्ट होगा।